अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लैब नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम की प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की जो लैब है, इसमें हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे जो लैब्स के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस, कुछ टर्म्स लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर को यूज़ कैसे करना है आपने, और अपने अगर न्यू सिस्टम आपने यूज़ कर रहे हैं तो उसके कुछ सेफ्टी, कुछ प्रिकॉशंस, कुछ मैनेजमेंट किस टाइप के हैं। लेकिन उससे पहले ही हम डिस्कस करते हैं लैब रूब्रिक्स कि आपकी असेसमेंट किस टाइप की होगी। आपकी लैब परफॉर्मेंस के 2 मार्क्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं 10 में से, और लैब रिपोर्ट और प्लस अटेंडेंस के आपके 6 मार्क्स हैं। यानी कि लैब रिपोर्ट्स के आपके 4 मार्क्स होंगे और उसमें जो 2 मार्क्स हैं वो आपकी अटेंडेंस के हैं, और जो 2 मार्क्स हैं वो आपकी विद द टाइम ऑफ सबमिशन है कि आप ऑन द टाइम आप सबमिट कराते हैं तो आपके 2 मार्क्स वो होंगे। यानी कि टोटली लैब के आपके 10 मार्क्स होते हैं, जिसमें से 2 मार्क्स आपके परफॉर्मेंस के हैं, 6 मार्क्स आपके लैब रिपोर्ट प्लस अटेंडेंस के हैं, और 2 मार्क्स आपके ऑन सबमिशन के हैं। और लैब रिपोर्ट में जो आप सबमिशन है उसमें देख लें कि आपने किस चीज़ का ख्याल करना है कि प्लेजरिज्म आपका नहीं होना चाहिए। यानी कि आपकी जो लैब टास्क है या परफॉर्मेंस है वो किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए। तो डेफ़िनेटली कोशिश करें कि वो आप ख़ुद परफॉर्म करें, ख़ुद उसका असाइनमेंट को बनाएं या जो आपका टास्क है, अदरवाइज़ यू विल गेट 0 मार्क्स। और जो लैब रिपोर्ट है यहाँ पर ये आपने नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लैब में आने से पहले आपने सबमिट करवानी है। और नेक्स्ट थिंग इज़ डैट कि आपकी वो प्रिंटेड फॉर्मेट में होनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका लैब रिपोर्ट जो आप बना रहे हैं उसमें आपका स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है वो आपका साइज़ 12 होना चाहिए इसका, वर्ड्स का। और जो फॉर्मेट यूज़ करेंगे वो आप टाइम न्यू रोमन की फॉर्म में। और ये चीज़ें हैं वो लैब रूब्रिक्स की जो आपने की असेसमेंट होगी लैब की। उसके बाद ये है कि आपने जो लैब परफॉर्म करनी है, लाइक कि अगर एक आपकी लैब हुई है तो नेक्स्ट आपकी लैब आने से पहले पहले आपने कोई, अगर आपको कन्फ्यूजन है, कोई उस लैब में प्रॉब्लम है, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आप नेक्स्ट लैब में आपका कोई एक्सक्यूज़ ना हो कि हमने ये कंप्लीट नहीं किया, कोई प्रॉब्लम आपका है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है या कोई असाइनमेंट से रिलेटेड है या टास्क से रिलेटेड है, तो आप उसको इजीली डिस्कस कर सकते हैं। लैब रूब्रिक्स के बाद ये है कि आपका आ जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन इन विच वी विल डिस्कस अबाउट we will discuss about computers and telecommunication equipment like which store data and transmit। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपकी क्या चीज़ है कि आप डाटा जो है और रॉ फॉर्म में होता है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर को सिस्टम को यूज़ करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जो आपके सिस्टम को ऑपरेट करता है, लाइक कि जो कि विंडो की फॉर्म में होता है। आपकी जो विंडो होती है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपका आपके कंप्यूटर को, आपके हार्डवेयर को, डिफरेंट रिसोर्सेज को मैनेज करता है। एंड इट प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। और ये आपकी डिफरेंट सर्विसेज है जो कि कंप्यूटर से आप ले सकते हैं एज ए यूज़र के तौर पर। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मेन आपका उसमें यूज़ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क लाइक। ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या क्या टास्क कर सकते हैं, लाइक फाइल मैनेजमेंट, अपने डिफरेंट फाइल्स फोल्डर्स को मैनेज कर सकते हैं, आपके सिस्टम की मेमोरी है उसको मैनेज कर सकते हैं, और जो आपके डिफरेंट प्रोसेस हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। आप हैंडल कर सकते हैं इनपुट आउटपुट को, और डिफरेंट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक सच एज डिस्क ड्राइव्स एंड प्रिंटर्स। और सम आपके जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पहले यूज़ होते हैं वो आपके लिनक्स है, यूनिक्स है, डॉस है, विंडो है। डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिपेंड करता है कि आपको किस पर्पज़ के लिए आपने सिस्टम को यूज़ करना है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है नॉर्मली ये आपका सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सिस्टम के बेसिकली क्या टास्क परफॉर्म करता है कि आपके सिस्टम की फाइल्स को मैनेज करता है, सिस्टम की डिफरेंट जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी है उसको मैनेज करता है,
और सिस्टम के डिफरेंट जो प्रोसेस हैं जो आपने सिस्टम से परफॉर्म करवाने हैं, उनकी मैनेजमेंट भी ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और डिफरेंट टाइप की हैंडलिंग है, लाइक अगर आपने कोई इनपुट सिस्टम को दी हुई है, आप उससे ऑपरेटिंग सिस्टम से उसकी प्रोसेसिंग करवा सकते हैं, या आउटपुट पे आपको उसका रिजल्ट चाहिए, या आपने कोई सारे डिवाइसेस अटैच की हुई हैं तो उन डिवाइसेस की आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं कि लाइक जैसे कि प्रिंटर्स हो गया, स्कैनर हो गया, कि वो किस पर्पज़ के लिए हैं और उनका क्या इस्तेमाल है और उनसे हम क्या क्या फ़ंक्शन ले सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत की पॉइंट है, कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम किसी काम का नहीं है। तो डेफ़िनेटली जो आपके हार्डवेयर्स हैं, कंप्यूटर के जो बेसिक हार्डवेयर्स हैं लाइक मदरबोर्ड, रैम, रोम, हार्ड ड्राइव, सीडी रोम, डीवीडी रोम, इस टाइप के जो बेसिक आपके कंपोनेंट्स हैं, उसके लिए आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ज़रूरी है। तो डेफ़िनेटली जब न्यू सिस्टम लेंगे, अगर उस पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा तो इट्स मीन कि आप का सिस्टम आउट ऑफ ऑर्डर है, वो आपके किसी काम के लिए नहीं है। अब ये इसमें आप फर्दर उसकी कैटेगराइज कर दिए कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या क्या काम है। मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स कि आप अपने सिस्टम को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं, लाइक कि आप इस पर एडमिन पासवर्ड, डिफरेंट सिक्योरिटी चेक लगा सकते हैं, और अपनी सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी आप बेटर इम्प्रूव कंट्रोल कर सकते हैं। और जो डिफरेंट टास्क हैं, जॉब्स हैं जो कि आप सिस्टम से परफॉर्म कराना चाह रहे हैं, लाइक के प्रोसेसिंग के टाइप पे, कि आप उससे क्या काम करवाना चाह रहे हैं, तो वो आप जो प्रोसेस हैं उनको खुद मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं, और उसको बीइंग एज ए कमांड देकर भी आप उसको ऑटोमेटिकली भी एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक कि बैक एंड पे कुछ प्रोग्राम आपके चल रहे होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हैं वो बैक एंड पे अपडेटिंग कर रहे होते हैं, तो ये कंट्रोलिंग आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद एरर डिटेक्टिंग एड्स के, लाइक कि अगर आपने सिस्टम के साथ कोई डिवाइस अटैच की है, कोई आपने नेक्स्ट एक्सटर्नल हार्डवेयर अटैच की है, तो क्या वो काम अगर नहीं कर रहा या उसका एरर क्या आ रहा है। और दूसरा ये है कि अगर आपका कोई इसके साथ प्राइमरी आपका हार्डवेयर अटैच है, लाइक कि हार्ड ड्राइव है, डीवीडी रोम है, सीडी रोम है, रैम है, रोम है, मदरबोर्ड है, वीजी केबल्स है, ये जो बेसिक्स आपके अगर कोई कंपोनेंट्स है, या आपका जो इसमें हार्डवेयर है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, अगर वो अपने साथ अटैच की हुई है और अटैच है और वो काम नहीं कर रही, तो उसके एरर को आप डिटेक्ट कर सकते हैं। उसका मैसेज भी आपको राइट बॉटम वाली साइड पे पॉपअप की फॉर्म में वहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाता है कि अगर आपने यूएसबी पोर्ट में कोई डिवाइस लगाई है, अगर वो उसको ऑटो डिटेक्ट नहीं कर रहा, तो आपके राइट बॉटम वाली साइड पे एक मैसेज आ जाएगा कि योर डिवाइस इज़ नॉट अटैच या नॉट परफॉर्मिंग, या अगर आपकी डिवाइस डिटेक्ट उसने कर लिया है तो वहाँ पर फर्दर उसको, उसके पास अगर बिल्ट इन सॉफ्टवेयर उसका अवेलेबल है, तो उसको अपडेट करने के बाद बोलेगा कि योर डिवाइस इज़ नॉट रेडी फॉर वर्किंग। उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र, लाइक कि आप देखते हैं कि आप अगर सिस्टम न्यू इंस्टॉल करते हैं तो उस पर एज ए एडमन आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और फर्दर अगर आपने डिफरेंट यूज़र क्रिएट करने हैं, उनको डिफरेंट एसेस देनी है कि आपका यूज़र एक ही सिस्टम पे अगर कोई और यूज़र अटैच होता है तो वो उस सिस्टम से क्या क्या काम कर सकता है, कौन कौन सी ड्राइव को यूज़ कर सकता है, और कौन कौन से सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हैं वो काम कर सकता है। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है, कोऑर्डिनेशन आपकी होती है आपके सॉफ्टवेयर्स की और डिफरेंट यूज़र्स की। यानी कि अगर आप इसमें डिफरेंट एज ए गेस्ट और या एज ए डिफरेंट यूज़र आप क्रिएट कर लें, तो उनको आप डिफरेंट राइट्स दे सकते हैं कि अच्छा जी, आप इस सिस्टम में रहकर कि ये काम कर सकते हैं। लाइक कि अगर आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो अगर आपने उसको लॉग आउट होके एज ए दूसरे यूज़र आप उसमें ऐड हो जाएंगे, और आप वहाँ पर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ जी, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मदरबोर्ड, जो कंप्यूटर के डिफरेंट यूनिट्स हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मदरबोर्ड्स है, सेकंड वन इज़ प्रोसेसर, थर्ड वन इज़ कंट्रोल यूनिट, एंड द नेक्स्ट वन इज़ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड द लास्ट वन इज़ मेमोरी यूनिट। ये आपका जो मेन मदरबोर्ड है, ये आपका मेन सर्किट बोर्ड है, कि जो कि आपके कंप्यूटर के साथ अटैच है, और जो कोई भी आपकी एक्सटर्नल डिवाइस है वो आपकी इस कंप्यूटर के साथ अटैच होती है, जो कि थ्रू मदरबोर्ड की कम्युनिकेशन होती है प्रोसेसर के साथ, और आपका प्रोसेसर ये चीज़ प्रोसेसिंग करता है कि मेरी मेमोरी में जाके, कि मेरी मेमोरी में कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके पूछते हैं कि हाँ भाई, जो डिवाइस मेरे साथ अटैच हो गई है, क्या ऑलरेडी इसका कोई सॉफ्टवेयर, ठीक है, कोई डाटा इंस्ट्रक्शन जो है इससे रिलेटेड जो आप मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है, इसको मैं डिटेक्ट करता हूँ। जब वो डिटेक्ट करता है, डिटेक्शन के बाद आपके
लेफ़्ट साइड पे या स्क्रीन पे कोई मैसेज डिस्प्ले होता है, तो आपका सिस्टम ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो ये चीज़ आपको श्योर करता है कि डेफ़िनेटली जो आपने एक्सटर्नल डिवाइस जो कि थ्रू मदरबोर्ड मेरे साथ अटैच की है, ये आपके अब काम के लिए रेडी है। तो अगर आपका मदरबोर्ड डिटेक्ट नहीं करता, तो इट्स मीन कि उस डिवाइस के ड्राइवर, उसका सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। आप उसका थर्ड पार्टी ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, तभी आपका डेफ़िनेटली वो मदरबोर्ड आपका सपोर्ट करेगा। समटाइम ये होता है कि आप जो साथ उसकी डिवाइस लगाते हैं, आपका मदरबोर्ड, ठीक है, उसकी हार्डवेयर वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता, तो वो आपस में इनका सिंक्रोनाइजेशन होता है। तो जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर क्या काम करता है, आपका मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इट कैरीज ऑल द बेसिक इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेट्स अ कंप्यूटर। आप कंप्यूटर को जो बेसिक इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो आपका प्रोसेसर है, उसको प्रोसेसिंग करता है। कंट्रोल यूनिट में क्या है, आपने कोई भी काम, कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, कंट्रोल करना है, तो उसके लिए आपका कंट्रोल यूनिट जरूरी है। ये आपका कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ये आपके प्रोसेसर के अंदर सब इसमें इनकी डिवीजन हुई होती है। कंट्रोल यूनिट में क्या आपका अर्थमेटिक यूनिट्स हैं, लॉजिकल यूनिट्स हैं। अर्थमेटिक में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन आप करते हैं, वो जो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। मेमोरी यूनिट में क्या है कि आपकी जो मेन जो मेमोरी है, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड ड्राइव से शिफ्ट होकर आपकी दूसरी मेमोरी शिफ्ट होता है, लाइक जो कि रैम और रोम है, ये रैंडम एक्सेस और रैंडम एक्सेस एंड रीड ओनली मेमोरी है, कि जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। यानी कि अगर आप रैम को अपनी इसकी स्लॉट में से निकाल के चेक करें, तो उस पर छोटे छोटे कंपोनेंट्स बने हुए हैं। इन कंपोनेंट्स के यही काम है कि ये डाटा स्टोर करते हैं और मोर स्पीडी वे में ये कम्युनिकेशन करते हैं आपके प्रोसेसर के साथ, क्योंकि इनमें कैपेसिटर या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं, जो कि उनकी स्पीड इतनी फास्ट होती है, या ट्रांजिस्टर्स होते हैं कि विद इन नैनो और माइक्रो सेकेंड में प्रोसेसिंग करके आगे डाटा फॉरवर्ड करते हैं। अब द नेक्स्ट वन इज़ जो है डिस्क मैनेजमेंट, कि आपके सिस्टम के साथ हार्ड ड्राइव अटैच हुई है, उस हार्ड ड्राइव को आपने मैनेज कैसे करना है। अब उसकी मैनेजमेंट में ये चीज़ है कि आपने अपने हार्ड ड्राइव के डिफरेंट पार्टीशन कर लिया है। पार्टीशन के बाद एक टर्म यहाँ यूज़ की जा रही है, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। व्हेन अ प्रोग्राम सेव अ फाइल ऑन अ डिस्क, द it puts the file into an empty space on the disk. Because the different pieces of files are separated or fragmented, opening and reading the files can get slower and slower. Disk fragmenter is in window rearrange fragmented data so your disk and drive can work more efficiently. अब डिस्क डीफ्रेगमेंट का आपका पर्पज़ ये होता है कि आपकी जो डिवाइस है, आपकी हार्ड ड्राइव है, वो आपने उसमें डिफरेंट प्लेसेस पे डाटा आपने स्टोर कर लिया, सेव कर लिया। उससे ये है कि आपके कुछ स्पेस, यानी कि आप इसकी एग्जांपल है समझ लें कि आपने रूम में कुछ जगह पे 4-5 जगहों पे आपने डिफरेंट जगह पे डाटा, कुछ चीज़ आपने स्पेस आपने थी वहाँ पर कुछ चीज़ रख ली, लेकिन उन 2 चीज़ों के दरमियान भी आपकी थोड़ी बहुत स्पेस मौजूद है। तो डिस्क डीफ्रेगमेंट से ये होता है कि आपका डाटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि आपकी हार्ड ड्राइव की जो स्पेस होती है वो फ्री हो जाती है, जिसकी वजह से आप हार्ड ड्राइव को मोर एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। सम टाइम जो उसमें बैड सेक्टर्स होते हैं, एक टर्म्स है कि आपकी हार्ड ड्राइव जो ख़राब होने से बच सकती है, उसकी हेल्थ और एफिशिएंसी बेटर हो जाती है। तो अब ये उसके लिए डिस्क डीफ्रेगमेंट के लिए एक कमांड है कि आप स्टार्ट मेन्यू में जाएं, लाइक आप जो अगर विंडो के बटन है उसको प्रेस करें, या स्टार्ट मेन्यू में जाएं। स्टार्ट मेन्यू में जाके वहाँ पर कंट्रोल पैनल में जाएं। कंट्रोल पैनल में जाके या फर्दर आप जहाँ पर स्टार्ट का है वहाँ पर, या विंडो के बटन को प्रेस करें, आप कंट्रोल पैनल लिखें तो आपके सामने उसका आइकन आ जाएगा। कंट्रोल पैनल को ओपन करें, उसके बाद आप उसमें एक ऑप्शन है सिस्टम एंड सिक्योरिटी की, सिस्टम एंड सिक्योरिटी में जाएं। उसके बाद नेक्स्ट आपकी ऑप्शन आएगी द एडमिनिस्ट्रेटिव टूल विंडो। आप जब सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक न्यू विंडो ओपन आ जाएगी, जो कि नाम होगा जिसका द एडमिनिस्ट्रेटिव टूल विंडो। उसमें जाके आपके ऑप्शन आएगी सामने डीफ्रेगमेंट की। आप डीफ्रेगमेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने किस ड्राइव को डीफ्रेगमेंट करना है। वहाँ पर C, D, E, F होगी। जौन सी ड्राइव आप उसको डीफ्रेगमेंट करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे, आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आगे उसको उसमें ऑप्शन होगी कि चेक द एनालाइज दिस। एनालाइज के बटन पे आप जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद वो आपकी एनालाइजिंग शुरू कर देगी। जब आपका एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा तो क्लिक द डीफ्रेगमेंट डिस्क बटन, और उसके बाद उसको क्लोज कर देंगे। उसी के नीचे एक और ऑप्शन भी होगी एनालाइज के साथ साथ, वो भी आप डिफरेंट ऑप्शन हैं उसको यूज़ करके आप देख सकते हैं, उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़
डिस्क क्लीनअप यानी कि डिस्क में अगर आपकी कोई टेम्परेरी फाइल है, जो कि ऐसी फाइल है जो कि आपके यूज़ के लिए नहीं है, तो लाइक आपके सी ड्राइव में होती हैं, तो डिस्क क्लीनअप के ज़रिए आप अपनी जो टेम्परेरी फाइल्स हैं, इंटरनेट की जो आपकी फाइल्स ऐसी हैं जो कि आपके यूज़ में नहीं है, आप उनको डिलीट कर सकते हैं। या आपने कोई डाटा रिसाइकल बिन में पड़ा हुआ है, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो डिस्क क्लीनअप से आपकी स्पेस फ्री हो जाती है, और ये डिपेंड्स ऑन यूज़र, और इसकी वजह से आपकी हार्ड ड्राइव जब स्पेस फ्री होगी तो उसकी एफिशिएंसी भी मोर बेटर हो जाएगी। तो डिस्क डीफ्रैगमेंट और डिस्क क्लीनअप में ये आपका डिफरेंस है। उसके बाद एक चीज़ है आपके कैशी। कैशी मेमोरी क्या होती है कि ये मोर स्पीडी मेमोरी है जो कि आपके प्रोसेसर के अंदर होती है। अ कैशी इज़ अ स्पेशल स्टोरेज स्पेस फॉर टेम्परेरी फाइल्स दैट मेक्स अ डिवाइस ब्राउज और ऐप रन फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली आफ्टर ओपनिंग एन ऐप और वेबसाइट फॉर द फर्स्ट टाइम। अ कैशी स्टोरेज फाइल्स, images and other pertinent data on your device. Cache data is used to quickly load an app or website for every subsequent visit. लाइक अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या कोई आपने कोई चीज़ असेस करनी है, तो वो आपकी डिफरेंट ड्राइव में पड़ी हुई है, तो बजाय कि आप उसको जब असेस करेंगे, असेस करने के बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जाके उसकी लोकेशन देखेगा, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ये करता है कि उसको टेम्परेरी तौर पर अपनी जो फास्ट स्पीडी मेमोरी है, कैशी मेमोरी है, प्रोसेसर के साथ जो अटैच होती है, वहाँ पर उसके बैकअप के तौर पर रख लेगा। जब आप उस ऐप को, उस एप्लीकेशन को, उस फाइल को एक्सेस करते हैं, तो वो टेम्परेरी तौर पर अपनी जो प्रोसेसर की कैशी मेमोरी है वहाँ पर उसको स्टोर कर लेता है, और विद इन आपके मिनिमम टाइम में उसकी आउटपुट आपको दिखाता है। यानी वो आपकी जो ऐप है, कोई एप्लीकेशन है, कोई फ़ोल्डर है, उसको एक्सेस कर लेता है। उसके बाद है इंटरनेट। इंटरनेट सर्वर मेक्स द इंटरनेट पॉसिबल। ऑल द मशीन्स ऑन द इंटरनेट आर इधर सर्वर और क्लाइंट्स। The machine that provides services to the other machines are server, and the machine that are used to connect to those services are clients. There are web services, email services like FTP servers and on serving the needs of the internet user all over the world. A server has a static IP address that doesn't change very often. A home machine that is dialing up through the modem, on the other hand, typically has an IP address assigned by the ISP every time you dial in. अब इंटरनेट आपकी जो सर्विस है वो थ्रू नेटवर्क है, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्टेड करके आप इंटरनेट की सर्विस से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अब इसमें मेन चीज़ है जो सर्वर है, जहाँ पर आपका डाटा अवेलेबल है, जहाँ से डाटा आप एक्सेस कर रहे हैं, और क्लाइंट्स वो यूज़र हैं जो वो डाटा यूज़ कर रहे हैं, उस किसी वेबसाइट को, किसी फाइल को एक्सेस कर रहे हैं। तो दिस मशीन है, सर्वर एंड क्लाइंट का ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इनकी कुछ कैटेगरी और कुछ प्रिकॉशंस और कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी डिफरेंट है। वर्ल्ड वाइड वेब, लाइक और आप इंटरनेट से क्या क्या सर्विसेज आप गेन कर सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं, अपनी फ़ाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू सीक्रेट प्रोटोकॉल के, जिसको आप आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है? ये इंटरनेट प्रोटोकॉल, इट इज़ एब्रीविएशन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस इज़ लाइक जिस तरह आपका एक आइडेंटिफिकेशन है, इसी तरह इंटरनेट की दुनिया में या नेटवर्क की दुनिया में एक आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन को एक एड्रेस असाइन कर दिया जाता है कि आपने इस रूट के थ्रू फॉलो करना है और आपको इस रूट के थ्रू कम्युनिकेशन मिलेगी। अब डेफिनेटली देखते हैं कि हर एक का आईपी एड्रेस डिफरेंट है, कि आप जिसको अप्रोच करके, जिसको यूज़ करके आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और वो आपका अपना सिक्योर डाटा होगा। इसी तरह जो आपके सर्वर होते हैं उनकी स्टैटिक आईपी होती है। अब स्टैटिक आईपी क्या होती है? ये मोर सिक्योर आपका आईपी एड्रेस है, ठीक है, और मोर एफिशिएंट है। इसमें आपका डाटा टोटली सिक्योर होता है, और ये हर एक सर्वर को पर्सनली असाइन होती है। लाइक जिस तरह आपका एक स्पेशल हाउस नंबर होता है कि वो आप ही को अलॉट किया गया है, आप के साथ का हाउस नंबर जो है, ठीक है, या जो आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है वो किसी और को असाइन नहीं की गई। इसी तरह जो एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन होती है इंटरनेट की दुनिया में आईपीज़ की, कि स्पेशल जो आईपीज़ होती हैं वो सिर्फ सर्वर को असाइन की जाती हैं, कि हमें आइडिया होता है कि ये वाली जो आईपी एड्रेस हैं ये आपके सिंपल कम्युनिकेशन के एड्रेसेस हैं, और ये आपके सर्वर के आईपी एड्रेस हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि सर्वर की जो स्टैटिक आईपीज़ होती हैं ये स्पेशली परचेज़ की जाती हैं, ठीक है। ये स्पेशली जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो आपका पीटीसीएल है, W3 है, या थर्ड पार्टी कोई भी आपका आईएसपी जो है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये आपको असाइन करता है।
लाइक कि अगर आपकी सिंपल आईपी से बात करें तो वो जो आपका आईएसपी के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको डिफरेंट एक आईपी की रेंज असाइन कर देता है इन द फॉर्म ऑफ सिंपल कम्युनिकेशन। लेकिन इन द फॉर्म ऑफ सर्वर वो कुछ स्पेसिफिक आईपीज़ होती हैं कि जिस पे आपका वो डाटा सिर्फ उन्हीं आईपीज़ के थ्रू आप एज ए सर्वर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। एन इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल ISP is a company that provides internet access to companies, families, and even mobile user. ISP use fiber optics, satellite, copper, wire, and other forms to provide internet access to its customer. अब जो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, ठीक है, ISP हैं, वो आपका इंटरनेट किस मीडिया के थ्रू प्रोवाइड करते हैं? लाइक ये फाइबर ऑप्टिक के थ्रू है, थ्रू आपका कॉपर है, थ्रू सेटेलाइट है। वो कोई भी मीडिया यूज़ करके आपके कस्टमर एंड पे, यूज़र एंड पे आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और आपके एंड पे एक डिवाइस अटैच करते हैं जिससे आप अटैच हो के आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। IP एड्रेस इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एंड इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स दैट यूजली लुक समथिंग लाइक, इस टाइप के कुछ IP एड्रेस होते हैं लाइक 23.65.75.88, PTCL के लाइक 192.168.10.1, लाइक 172.168.1.12. This addresses is similar to your home addresses, and in that it identifies the location of your specific server that connected to the internet. Without an IP address in place, your computer cannot communicate with other computers that are linked over a network like the internet. अब लाइक इसकी एग्जांपल आप ऐसा समझ लें कि आप इंटरनेट पे कोई चीज़, कोई डॉक्यूमेंट सर्च करते हैं तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी सर्वर पर वो आपकी सेव होगी। तो जब आपका जो सर्वर है अगर उसको कोई आईपी एड्रेस असाइन नहीं हुआ हुआ या स्टैटिक आईपी नहीं मिले हुए, जब आप उस सर्वर से कनेक्ट होते हैं और आपका कोई ऑटोमेटिकली आईपी आपको असाइन नहीं हुआ हुआ, तो वो जो आपका सर्वर है वो ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा कि आपने जो चीज़ सर्च की है वो कहाँ पर पड़ी हुई है। और उसके बाद जब उसको वो असेस कर लेता है, असेस करके उसको, क्योंकि रिसीविंग या एक चीज़ रिसीविंग पाथ है वो चाहिए, जब आपका आईपी एड्रेस का वो ट्रेस कर लेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई फाइल, कोई फ़ोल्डर, कोई चीज़ आपने गूगल पे सर्च की है तो गूगल का ये एल्गोरिथम है कि वो डायरेक्टली उस लोकेशन पर जाएगा जो चीज़ सर्च की है और वहाँ से वो लेके आपके हवाले कर देगा। इसी तरह आपने फर्दर अगर इजी सर्च करनी है तो उसमें चीज़ है URLs एंड हाइपरलिंक्स। Hyperlinks is a certain kind of clickable text or graphic which the web browser generally responds by loading a new web page. A uniform resource locator like URL is a special address that uniquely identifies a web page on the web. लाइक कि वेब की दुनिया में आप, ठीक है, चलें देखें, अगर आपने सिंपल कोई चीज़ आपने सर्च करनी है ग्राफिकल टेक्स्ट की फॉर्म में तो आप डायरेक्टली उसका हाइपरलिंक ले लेंगे। लेकिन जिस तरह आपको स्पेशल एक चीज़ आपने सर्च करनी है, लाइक आप लिखते हैं www.youtube.com, तो इट्स मीन कि यूट्यूब अगर गूगल पे जो उसकी एक चीज़ सर्विस अवेलेबल है तो आपको उसी का थीम और उसी का वो सब कुछ वहाँ पर भी होगा। लाइक अगर आप लिखते हैं www.jangtv.com या आप लिखते हैं pakistanTV.com, तो उसी से रेलिवेंट जो आपका स्पेसिफिक जो आपने एड्रेस दिया उसी से रिलेटेड आपको रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ है फायरवॉल एंड एंटीवायरस। Traditional antivirus will scan files and email once the threat is already inside your network. It cannot prevent threats from entering the network. A firewall is a preventative measure that secure your network uh, parameter against virus, trojans like different theft and prevents these threats from entering your network. एंटीवायरस का आपका सिंपल ये काम है कि अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी वैसे कोई वायरस मौजूद है उसको वो डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करके उसको रिमूव करने की कोशिश करता है कि जो आपका वायरस थ्रू नेटवर्क आया हुआ है, अगर नेटवर्क के थ्रू आया है तब भी, और अगर आपके सिस्टम में थ्रू एक्सटर्नल सोर्स कोई आपकी लाइक यूएसपी या किसी मीडिया के थ्रू आपके सिस्टम में अगर कोई वायरस है तो एंटीवायरस का ये काम है। बट जो फायरवॉल है वो आपके जो रिलेटेड जब आप नेटवर्क यूज़ करते हैं यानी इंटरनेट की सर्विस यूज़ करते हैं तो कुछ आपके ऐसे वायरसेस या ऐसी वो डाटा थेफ्ट फाइल या इस तरह के जो थ्रेट्स होते हैं कि जिसको आप अगर फायरवॉल को इनेबल कर दें तो आपका सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद वो आपसे पूछता है कि ये जो आपका फ़ाइल इसको असेस कर रहे हैं इसमें ये वायरस ये चीज़ें मौजूद हैं, तो
तो क्या आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, इसको असेस करना चाहते हैं? तो ये थोड़ा-सा डिफरेंस है फायरवॉल में और एंटीवायरस में। नॉर्मली जो एंटीवायरस है वो आपका आम सिस्टम में जो आपके यूज़र के लिए इस्तेमाल होता है, और जो फायरवॉल है वो आपका इस्तेमाल होता है इसका। जो फायरवॉल है वो आपका स्पेशल सर्विसेज लाइक कि अगर आपका सर्वर है उसकी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, कि आपकी अथॉरिटीज़ कि आप कौन कौन सी अथॉरिटी उसको देते हैं कि कौन कौन सी ट्रैफिक उसको अलाउ करे और किस किस सर्विसेज को वो अलाउ करे, यानी कि सेंडिंग और रिसीविंग एंड पे आपकी वायरस से और इस टाइप की थ्रेट से वो आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। जैसा कि आपके नेटवर्क पर बहुत सारे वायरसेस या इस टाइप की जो कि अनयूजेबल थिंग्स या इस तरह के थेफ्ट या थ्रेट्स होते हैं जिसको आप वो स्टॉप करते हैं। अब ये इस डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं कि ये इंटरनेट की जो कम्युनिकेशन है वो किस टाइप की होती है। सबसे ऊपर देखें कि यूनिक पब्लिक आपके आईपी एड्रेसेस जो आपके अवेलेबल हैं, यानी कि आप जिस पाथ को यूज़ कर रहे हैं, जिस सर्वर के थ्रू वो जा रहे हैं, वो उन सर्वर को उसका एक आईपी एड्रेस दे दिया गया है। और उसके बाद आप जिस लोकेशन पे मौजूद हैं, जहाँ पर हैं, वो आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं जो कि यूज़ किए जा रहे हैं आपके अपने एक नेटवर्क के आपके रूट के लिए। तो ये आप लाइक देखें 74.125.9.1 ये एक सर्वर का आईपी एड्रेस है। लाइक कि अगर आप किसी एक एरिया में मौजूद हैं, वाइड एरिया में या वैन में हैं, और नीचे अगर आपके लोकली आपके डिफरेंट सिस्टम्स हैं, लैपटॉप है, पीसी है, मोबाइल्स हैं, उनको हर एक को एक प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन कर दिया गया है। यानी कि देखें आपका जो लैन है आपकी उसका कॉन्टैक्ट आपका वैन के साथ होता है जिसका आईपी एड्रेस 74.125.9.1 है, और उस वैन का फिर आपका जो क्लाउड के साथ होता है, जो आपका इंटरनेट है, और फिर वहाँ से आपने जो डाटा असेस करना है या जिस सर्वर पे आपने जाना है वो वहाँ पर थ्रू आपका सैटेलाइट थ्रू आपका कोई भी कम्युनिकेशन मीडिया वहाँ से जाके उस डाटा को असेस करता है, और असेस करके वो आपके यूज़र एंड पे आपके डिस्प्ले पे दिखाता है। लाइक कि ये जो चीज़ आप गूगल पे सर्च करते हैं या कोई चीज़ आप कोई वेबसाइट को आप सर्च करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आता है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, इसका यूज़ किस तरह है, इसमें इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में थोड़ा सा गाइड कर देंगे, और साथ ही बताएंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या क्या काम कर सकते हैं, कौन कौन सी इसमें ऑप्शंस हैं, और क्या क्या सर्विसेज आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ले सकते हैं, किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, और इसमें फ़ाइल सेव उसका फॉर्मेट मतलब कि जो बेसिक सी चीज़ें वो आपसे शेयर करेंगे। लाइक माइक्रोसॉफ्ट की जो कुछ बेसिक सी जो आपके कंपोनेंट्स होंगे उसके बेसिक्स मेन्यूज़ हैं वो, और जो कुछ एडवांस उसमें कुछ इनिशियल लेवल की जो एडवांसमेंट है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ स्टेप्स फॉर्मेट फ़ॉन्ट्स, ये चीज़ें आपसे डिस्कस की जाएंगी।